से आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे एकेडमी की तरफ से आपको मैथ में 10th और 12th के लिए क्लासेस ऑलरेडी आपको अवेलेबल करा रहे हैं। तो हमने सोचा कि भी क्वारंटाइन टाइम है, बच्चे को घर पे रहना सेफ है, ना ही बच्चे एकेडमी आ सकते ना ही स्कूल में जा सकते। तो हमने अपनी साइंस की क्लासेस भी अपने यूट्यूब माध्यम के आशीर्वाद एकेडमी सराहना के जरिए ऑनलाइन अवेलेबल करवा दी है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास के लिए बोर्ड की क्लास है भी, तो क्लास मिस नहीं करनी चाहिए बच्चों को। तो 10th क्लास के लिए फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? अब केमिकल रिएक्शन से आप समझते क्या है? केमिकल रिएक्शन द प्रोसेस इन विच केमिकल सब्सटेंसेस या एलिमेंट कह सकते हो आप, केमिकल सब्सटेंसेस interacting with each other to form new substances called as product। भाई जब कोई भी केमिकल सब्सटेंस इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, केमिकली रिएक्ट करते हैं और केमिकली रिएक्ट करके क्या करते हैं, अभी सब्सटेंस बनाते हैं कोई नया, जिसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। हमारे पास कंटेंट दो होते हैं केमिकल रिएक्शन में भी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। भाई रिएक्टेंट क्या होते हैं? Reactant which used in reactant and these reactant interacting with each other to form a new product। reactant always write in left hand side। reactant को हमेशा कहाँ लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड में। और प्रोडक्ट को कहाँ लिखा जाता है? हमेशा राइट हैंड साइड में। reactant always write on left hand side and product always write on right hand side। sorry, reactant always write on left hand side and product always write on right hand side। तो हमें कुछ चीजें हैं, कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें कोई केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, ये एरो किसको पॉइंट आउट कर रहा है? प्रोडक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। तो जो एरो है वो हमेशा किसको फाइंड आउट करता है, मतलब किसकी पोजीशन बताता है? प्रोडक्ट की पोजीशन बताता है। तो ये एरो हमेशा रिएक्शन किसकी तरफ की भी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। कुछ और भी एरो है, जैसे क्या होगा आपके पास, अपवर्ड एरो हो गया, एक क्या हो गया, डाउनवर्ड एरो हो गया। भाई ये कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि भी जैसे आपने कोई रिएक्ट किया मीन से, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने किया तो HCl प्लस में Mg, आपने क्या किया, मैग्नीशियम मेटल के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करा दिया। दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये मैग्नीशियम। इसको जब आपने क्या किया, रिएक्ट कराया, तो क्या बनेगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। भाई जब आपने कोई रिएक्शन करवाई और उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आपको मिला है, उस प्रोडक्ट जो आपको मिला है उसके अंदर देखना अगर कोई गैस इवॉल्व हुई है, अगर कोई गैस इवॉल्व हुई, यहाँ पे कौन सी गैस हुई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, तो अपवर्ड डायरेक्शन क्या दिखा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि भी कोई ना कोई गैस इवोल्यूट हुई है यहाँ पर। तो ये क्या आपके पास एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल था जिसमें हमने अपवर्ड डायरेक्शन के बारे में बताया। कोई गैस, कोई भी गैस, हाइड्रोजन सल्फर कोई सी भी गैस अगर आपको प्रोड्यूस यानी कि इवॉल्व होती नजर आती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपवर्ड सिंबल का यूज करेंगे, अपवर्ड एरो का। डाउनवर्ड एरो किसके लिए होती है? डाउनवर्ड एरो होती है प्रेसिपिटेट सॉलिड के लिए। जैसे आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, भाई कॉपर सल्फेट के अंदर आपने जिंक के ग्रेन्यूल डाल दिए, तो ZnSO4 प्लस में क्या हो गया आपके पास, कॉपर। मान लो ये आपके पास बीकर था, भाई इस बीकर के अंदर सॉल्यूशन कैसा था, कॉपर सल्फेट का, और हमने जिंक के क्या कर दिए, इसमें ग्रेन्यूल टुकड़े डाल दिए। ठीक है, तो जो जिंक था, जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, भाई कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया। क्यों किया कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट, और कैसे डिस्प्लेस किया उसको? बिकॉज जिंक इज हाईली रिएक्टिव
मेटल एज कंपेयर टू कॉपर, भाई कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक, और जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो इसने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो इसके सल्फेट आयन तो नहीं दिया इसने, तो यहाँ पे क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और यहाँ पे आपको कॉपर रेसिड्यू बिहाइंड यानी प्रेसिपिटेट के रूप में मिला। इसीलिए यहाँ पे अगर आपको कोई सॉलिड प्रेसिपिटेट मिलता है किसी रिएक्शन के कंप्लीशन के दौरान, तो प्रेसिपिटेट सॉलिड है तो एरो का निशान नीचे की तरफ लगाएंगे, अगर गैस है तो क्या करेंगे, हम अपवर्ड एरो का निशान लगाएंगे, जो भी गैस वहां पे इवॉल्व हुई है। तो ये कुछ बेसिक था। अब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो कुछ कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशंस के बारे में जिक्र करेंगे। पहले हम केमिकल इक्वेशंस का जिक्र कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन? भाई मैंने ये इक्वेशन लिख रखी है, तो हम केमिकल इक्वेशन होती क्या है, क्या केमिकल इक्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन, भाई केमिकल इक्वेशन होती क्या है? भाई पुराने टाइम में जैसे अभी मैंने आपके पास यहाँ कॉपर सल्फेट और जिंक मान लो, अगर मैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट और जिंक की जगह पे लिखने लग जाऊंगी कॉपर सल्फेट प्लस में जिंक, क्या बना भाई, जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। भाई मैंने लिखा कॉपर सल्फेट के अंदर हमने जिंक के ग्रैन्यूल डाल दिया, देखो कितना बड़ा हो गया, काफी लेंथी हो गया, काफी बड़ा हो गया। तो इसीलिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए, कि भी उन्होंने देखा टाइम भी ज्यादा लग रहा है, तो उन्होंने क्या किया, इसको इनकी सिंबॉलिक फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने लगे। एलिमेंट को उनको वर्ड फॉर्म की बजाय उनके सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने लगे। द प्रोसेस in which element name write in their symbolic form instead of word form। भाई उनको वर्ड फॉर्म के बजाय हम किसमें लिखने लगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने लगे। तो जिस तरह से मैंने बताया भाई कितना सिंपल ही हो गया। सबसे फर्स्ट थिंग तो ये थी कि भी इस तरीके को हमने क्या किया, आसान बनाया, उनको उनके वर्ड फॉर्म की बजाय हमने उनके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दिया। कॉपर के लिए Cu, सल्फेट के लिए SO4, जिंक के लिए Zn, इस तरह से हमने, अब जैसे हमने क्या किया, अब मैं आपको बोलने लगा हूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो वाटर बनता है। अब आप लिखने लगो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा, वाटर बनेगा भाई हाइड्रोक्साइड। अभी अंडरस्टैंड नहीं हो रहा था, अभी पूरा का पूरा सबसे मेन चीज अंडरस्टैंडिंग वाली क्या थी, जो नहीं हो रही थी, कि भी हम इनकी इक्वेशंस को, मतलब इन रिएक्शंस को ये नहीं देख पा रहे थे कि ये बैलेंस है कि नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ पे H2 प्लस O2 क्या बन गया, वाटर लगा बोला H2, भाई हाँ H2 प्लस O2 तो क्या बन गया, H2O। तो मैंने एक चीज देखी भाई, H2 प्लस O2 तो क्या बन गया, H2O, लेकिन बैलेंसिंग तो नहीं हो रही है। ये H2 यहाँ पे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल है और यहाँ पे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ दो है, यहाँ दो नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 2H2 2H2O, तो यहाँ हाइड्रोजन के चार मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के दो, 2 2 जा 4 और 2 ऑक्सीजन के, तो बैलेंस हो गई है। तो इससे हम क्या कर रहे थे, आसानी से ये भी देख पा रहे थे कि कोई भी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पता लगा लिया, केमिकल इक्वेशंस के बारे में पता लगा लिया। तो अब हम देखते हैं कि कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं ड्यूरिंग रिएक्शन टेक प्लेस, भाई जब कोई रिएक्शन होती है उस दौरान कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। उन कंडीशंस को आप कैसे मेंशन करोगे किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर? जैसे मान लो आपके पास, आपको हीट देनी है, कोई रिएक्शन, अभी कोई रिएक्शन आसानी से कंप्लीट नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे। तो हीट प्रोवाइड करोगे, मान लो ये रिएक्टेंट आपके पास, और रिएक्टेंट और ये क्या बनेगा भाई, रिएक्टेंट ने मिलकर क्या बनाया भाई, प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट आपको क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया।
तो आपको हीट प्रोवाइड करानी है, तो हीट के लिए क्या करोगे, डेल्टा सिंबल, क्या करोगे, डेल्टा सिंबल। भाई कोई भी रिएक्शन है भाई, हमने उसको कंप्लीट कराने के लिए हमें क्या देना पड़ा, उसको हीट देनी पड़ी, क्या देनी पड़ी, उसको हीट देनी पड़ेगी। जैसे कार्बन है, कार्बन को हीट दी हमने, ब्रेंट किया, क्या बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का उसको हीट दिया, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास मान लो हीट की बजाय आपने टेम्परेचर प्रोवाइड करा दिया, कोई ऐसी रिएक्शन थी जो एक प्रॉपर टेम्परेचर पे ही कंप्लीट हो, मतलब जो टेम्परेचर देने पे ही कंप्लीट हो रही थी। मान लो आपने क्या दिया वहां पे 351 केल्विन टेम्परेचर दिया, उसको 451 केल्विन टेम्परेचर दिया, कोई ऐसी रिएक्शन थी जो एक स्टेबल टेम्परेचर पे ही कंप्लीट हो पा रही थी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर कोई टेम्परेचर कंडीशन है तो उसको इस तरह से मेंशन करेंगे। मान लो कोई रिएक्शन है सनलाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट हो रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एरो के निशान के ऊपर सनलाइट लगा दो। मान लो सिल्वर क्लोराइड था 2AgCl, सनलाइट दी, डिकम्पोज कराना था इसको भाई हमने, 2Ag प्लस में Cl2, क्या गया Cl2। भाई ये क्या हो गई आपके पास है फोटोग्लिफोन कंपोजिशन, फोटो मींस लाइट। अब मान लो आपको कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना है किसी रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, तो उसके लिए लिखोगे 1 atm या 2 atm 3 atm, जितना भी atm मीन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए चाहिए, आप उतना लिख सकते हो एरो के ऊपर। एक सेकंड थिंग भाई, कैटेलिस्ट, क्या है, कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कैटेलिस्ट क्या होते हैं, हिंदी में बोले तो उत्प्रेरक। कैटेलिस्ट क्या होते हैं, उत्प्रेरक। इनका काम क्या होता है, दे डोंट टेक इन्वॉल्विंग रिएक्शन, इन्वॉल्विंग नहीं करते रिएक्शन में, बट इट दिस कैटेलिस्ट हेल्प इन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। मान लो हमने यह रिएक्शन में निकल डाला, 5 ग्राम निकल डाल दिया भाई। अब जब हमने रिएक्शन कराई तो रिएक्टेंट को हमने रिएक्ट कराने के लिए निकल हमने कैटलिस्ट डाला था, यानी कि कोई रिएक्शन 10 मिनट में हो रही थी उसको हमने जल्दी कराना है, या 1 घंटे में हो रही थी उसको जल्दी कराना था, हमने निकल कैटलिस्ट डाला तो रिएक्शन 2 मिनट में हो गई, और जो निकल था वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा आपके पास, ना घटेगा नहीं, यानी कि अब वो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा तो घटेगा कहां से। उसका काम सिर्फ क्या है, रिएक्टेंट्स की जो रिएक्शन है उसके रेट को क्या कराना है, इंक्रीज कराना है। अंडरस्टैंड। आगे देखते हैं हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण। साइंस के हिसाब से भी रासायनिक समीकरण कब संतुलित होगी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास इज आइसोलेटेड and it cannot be created nor be destroyed। भाई ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता। मास क्या है आपके पास आइसोलेट है, इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता। और ये किसने किया था, अभी आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ, एंटोनी लॉरेंट लेविशियर ने 1985 में दिया था, क्या ला दिया था, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यानी कि जो रिएक्टेंट का मास होगा, जो रिएक्टेंट का मास होगा ऑलवेज विल बी इक्वल टू मास ऑफ ए प्रोडक्ट, mean to say the total mass of atom on left hand side always will be equal to the mass of the atoms in the right hand side। कहने का मतलब है कि जो रिएक्टेंट का मास है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो कैसे हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं उसके लिए देखेंगे, बैलेंसिंग बहुत जरूरी है आनी, क्योंकि पेपर में आती ही आती है, 1 नंबर की तो कहीं नहीं गई, अदरवाइज कई बार 2 नंबर में भी इक्वेशन को बैलेंस करना आ जाता है, तो वो चीजें आपको जरूर रिमाइंड होनी चाहिए। देखो भाई मान लो कोई रिएक्शन, जैसे आपके 10th क्लास में ही ले लेते हैं, एक रिएक्शन है F3 प्लस में H2O, F3O4 प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास
आयरन, H2 वाटर, F3O4 4H2। भाई हाइड्रोजन के इधर क्या है 2 है, उधर देखेंगे कितने 8 है, ऑक्सीजन के इधर कितना 1 है, इधर 4 है, आयरन का इधर 1 इधर 3 है, तो टोटली अनबैलेंस्ड है। अब हमें इसको बैलेंस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना है कि भाई किस एलिमेंट के नंबर लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं। तो हमें क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। यहाँ पे क्या करोगे, नंबर ऑफ नेम ऑफ एलिमेंट का नाम लिखो। सबसे पहले आयरन, हाइड्रोजन, फिर क्या हो गया आपके पास ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम्स, भाई इन एलिमेंट के एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड और नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड। मैंने आपको पहले ही बताया था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये चीज मेन है कि भी आप दोनों तरफ से बैलेंस होना जरूरी है। आयरन का देखो इधर कितना 1, इधर कितना 3, हाइड्रोजन का इधर कितना 2, इधर कितना है 1, ऑक्सीजन का इधर कितना 1 और इधर कितना है 4। तो इसको बैलेंस करने के लिए पहले आप आयरन को बैलेंस करने की कोशिश करो। इधर 3 है तो इधर क्या करो 3F3, आयरन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखो इधर कितना, हाइड्रोजन का 2 और उधर कितना 8, तो क्या करो आप यहाँ पे 4H2 4 वाटर के मॉलिक्यूल ले लो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे क्या हो गया आपके पास मिस्टेक हो गया, 4 2 जा 8, तो 8 मॉलिक्यूल हो गए। हाइड्रोजन के इधर भी कितने हैं 1 है। अब ऑक्सीजन देखो अपने आप बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन के 4 थे इधर और इधर भी कितने हैं 4, तो ये रिएक्शन क्या है बैलेंस है। इसी तरह हमें रिएक्शन और ले लेते हैं, और रिएक्शन आपके पास BaCl2 प्लस में H2SO4, BaCl2 प्लस में H2SO4। तो इस रिएक्शन में देखो आपके पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, Ba क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। देखो बेरियम का 1, इधर भी 1, सॉरी BaSO4 प्लस में BaSO4 और आपके पास 2HCl, क्या हो गया आपके पास 2HCl। अब देखो भाई BaCl2 बैलेंस लग रही है तो आपको अनबैलेंस नहीं मिलेगी, पेपर में बैलेंस नहीं मिलेगी, इसी ध्यान रखिए। बेरियम का इधर 1, इधर भी 1, हाइड्रोजन के इधर, क्लोरीन के इधर 2, इधर कितना 1, सल्फर का इधर कितना है 1 और इधर भी कितना 1, ऑक्सीजन का इधर कितने हैं 4 और इधर भी कितने हैं 4, हाइड्रोजन के इधर कितने हैं 2 और इधर कितना है 1। तो सबसे बेरियम है पहले, क्लोरीन देखो भी क्लोरीन के इधर 2 है तो हमने क्या किया यहाँ पे 2HCl। हाइड्रोजन के कितने थे इधर 2 थे, उधर कितने हो गए 2 हो गए, बैलेंस हो गया। क्लोरीन के इधर कितने थे 2 हो गए, इधर भी कितने थे 2, तो बैलेंस हो गया। अब हर एक चीजें कितनी है, बेरियम 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4, तो रिएक्शन क्या हो गई आपके पास बैलेंस हो गई। आपकी एनसीईआरटी की बुक में काफी क्वेश्चंस हैं जिसमें इक्वेशन को बैलेंस करना ही आता है, तो उनको केयरफुली करना है। सिंपल तरीका है, दोनों तरफ देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल करते चलो नंबर ऑफ एटम्स को और क्या हो जाएगा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। दैट्स इनफ। नेक्स्ट भी आपके पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस के टाइप। There are many types of chemical reaction: combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction। भाई आपके पास decomposition के टाइप हो गए thermal decomposition, photo decomposition, electrical decomposition, endothermic reaction, exothermic reaction, precipitation reaction, reduction reaction, oxidation reaction, redox reaction। बहुत सारी टाइप रिएक्शंस के, और इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ केवल एक क्लास का और रह गया है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को करेंगे। तो गाइस जैसा भी मैंने आपको पढ़ाया, अगर अच्छी तरह समझ में आया आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अगर आपको किसी बच्चे को किसी
क्वेश्चन में डाउट है या कोई चीज प्रॉब्लम है या फिर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। आशीर्वाद एकेडमी सराना यूट्यूब चैनल से जो भी आपकी मदद होगी वो की जाएगी, और बच्चे इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर दें। थैंक यू।